लेके जूझ रहे हैं। मंथली बजट की परेशानी से मेरा मतलब है कि आपको भी महीने के आखिर आते-आते तक ये ख़्याल आता है कि इस महीने फिर मैंने ज़्यादा खर्च कर दिया, इस महीने फिर मैंने पैसे को ऑर्गेनाइज़ नहीं किया और इस महीने फिर मुझे वही मंथ के आखिर में फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़रना पड़ रहा है। अगर इस तरीके की परेशानी आपके साथ भी है, तो आइए हम इसको एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से प्लान करते हैं कि किस तरीके से हम अपने महीने के बजट को बनाएँ, ताकि महीने की शुरुआत और महीने की आखिर तक हमारी फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी हो और हमको आखिर में जाकर के इस बात के लिए परेशान ना होना पड़े कि हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग सही नहीं रहा, इसके कारण मंथ के आखिर में हमारे पास पैसे नहीं। बहुत लोग ये सोचते होंगे कि बजट बनाना क्यों ज़रूरी है। देखिए, बजट हमें क्या करता है कि ऑर्गेनाइज़ करवाता है। ऑर्गेनाइज़ से मेरा मतलब है कि बजट बनाने के बाद हम अपनी चीज़ों को, अपनी प्राथमिकताओं को अच्छे से समझ पाते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि हमें कितने पैसे किस चीज़ में डालने हैं और कौन सी चीज़ हमारे लिए अभी के टाइम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ बजट बनाने से हमें पता होता है कि हमारे पास कितने रुपए आ रहे हैं और कितने रुपए हम खर्च कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि हम कितने रुपए बचा पा रहे हैं। देखिए, बजट बनाने के बाद सबसे पहले जो हमें एक बेनिफिट मिलता है, वो ये होता है कि हम अपने खर्चों पे कंट्रोल कर पाते हैं। साथ ही साथ जो दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको यहाँ पे समझ में आती है बजट बनाने से, वो ये है कि बजट बनाने से हम कुछ पैसे हमेशा बचा के और उसको इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बजट बनाना ही इन्वेस्टमेंट करने का शुरुआत, जो फर्स्ट स्टेप है, वो यही है। अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होगा कि हम करंट में फाइनेंशियल प्लानिंग करें और ऑर्गेनाइज और प्रॉपर तरीके से एक बजट को बनाएं। अब सबसे पहले आपने बजट बनाने के लिए क्या करना होगा कि अपनी टोटल इनकम लिखनी होगी। टोटल इनकम में वो सारी चीज़ों को आप इंक्लूड करिए जो कि आप इनकम की तरह कंसिडर कर सकते हैं। मतलब जैसे आपकी सैलरी हो गई, हो सकता है आपके पास कोई रेंटल इनकम आती होगी, इसको भी आप लिखिए। साथ ही साथ आप उसमें अगर कुछ आप फ्रीलांस का काम करते हैं तो उसके थ्रू जो अर्निंग आती होगी उसको लिखिए। आपकी अगर एग्रीकल्चर से कुछ भी इनकम आती है उसको लिखिए। मतलब टोटल अर्निंग, टोटल मंथ में आपके पास कितने रुपए आते हैं, इसको आप डिटेल में प्रॉपरली एक नोटबुक पे लिखिए। लिखने के बाद आपने क्या करना है कि उसको एक प्रॉपरली कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज करने से मेरा मतलब है आपको ये ऑर्गेनाइज करना है कि आपके पास जो पैसे आए उसमें से कितना पैसा किस हेड में जा रहा है। हेड से मेरा मतलब है कि आप रेंट पे कुछ दे रहे हो, बच्चों की फीस के फॉर्म में कुछ दे रहे हो, आपने अगर कोई लोन लिया तो उसकी ईएमआई जानी है। तो ये सारी चीज़ें देखिए हमारी प्रायोरिटी होती है। इसको सबसे पहले हमको पे आउट करना होता है या इसको सबसे पहले इन पैसों को हमें साइड ऑन करना होता है। तो ये सारी चीज़ों को सबसे पहले आपने ऑर्गेनाइज करनी होगी। मतलब आपको ये देखना होगा कि आपके पास जो पैसे आ रहे हैं उसमें से आपके रेंटल इनकम, आपकी बच्चों की फीस, आपकी ईएमआई, ये सारी चीज़ें आपकी चली जाएँ। साथ ही साथ अगर कोई मेडिकल, जो कि आपका मंथली मेडिकल एक्सपेंडिचर आ रहा है, तो वो भी अगर कुछ जाता है जो कि फिक्स्ड है, तो उस पैसे को सबसे पहले आपने अलग करना है। तो आपको एक प्रॉपरली चार्ट बनाना है जिसमें आपको सारे जितने भी आपके खर्चे, जितने भी आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, उन सारे एक्सपेंडिचर्स को आपको एक-एक करके डिटेल में लिखना है और कितने रुपए जाते हैं, जितना आपको रफ आइडिया है उसके अकॉर्डिंगली आपको एक लमसम आपका मंथली एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। अब जो बजट का मैं तरीका यूज़ करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं 50-20 और 30 का रेशियो यूज़ करती हूँ। 50 में मतलब बेसिकली जो भी खर्चे होते हैं मेरे, जो मेरे मंथ के ऑर्गेनाइज या जो फिक्स्ड कह सकते हैं खर्चे होते हैं, जो मुझे करने ही होते हैं, जैसे रेंट हो गया, जैसे हमारे बच्चों की फीस हो गई, स्कूल बस के चार्जेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, वाटर बिल हो गया। इस तरीके से कुछ फिक्स्ड चार्जेस होते हैं या फिक्स हमारे कह सकते हैं एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो हमें एनी हाउ करने ही होते हैं। तो उसका मैं 50% में रखती हूँ। तो मेरी सैलरी का जो 50% का पार्ट होता है वो उसमें चला जाता है। साथ ही साथ अभी 30 की बात करें तो 30 हमारी वांट होती है। वांट की मतलब जो हमारी इच्छाएं होती हैं। नेचुरली हम ह्यूमन बीइंग है तो हमारी कुछ इच्छाएं होंगी और अपनी इच्छाओं को मारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है और उसमें अपनी इच्छाओं को भी एंजॉय करने का हमारा अधिकार है। तो अपनी उस अधिकार को कभी नहीं खोना चाहिए। अपनी इच्छाओं को हमेशा साथ ही साथ लेकर चलना चाहिए, मेरा मानना है। तो इच्छाओं के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए जो हमने पैसे रखे वो हमारे 30% है। 30% में आपने प्लान करके रखना है कि लास्ट मंथ आपने कौन सी इच्छा या कौन सी ज़रूरत आपने पूरी की और इस मंथ आप क्या करेंगे। हर मंथ अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश मत करिए। किसी मंथ मान लीजिए आपकी अगर इच्छा है मूवी जाने का, तो आप किसी मंथ आप मूवी चले गए, किसी मंथ आप डे आउट पे चले गए, किसी मंथ आप डिनर पे चले गए। इस तरीके से अपनी इच्छाओं को बाय फॉरगेट करके मंथ के अकॉर्डिंग रखिए। साथ ही साथ जो हमारा 20% है वो हमारा सेविंग है। सेविंग को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा अपने सैलरी का जो भी पार्ट हमारे पास आता है उसमें से कुछ परसेंट हमेशा सेविंग के रखना चाहिए। मैं नॉर्मली 20% जो हमारा अमाउंट सैलरी का होता है उसको सेविंग में रखती हूँ। अभी अगर आप 50-30-20 का रेशियो ऑर्गेनाइज करके चलेंगे, अपनी नीड, वांट और सेविंग को प्रॉपरली मैनेज करके चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास 20-20 करके हर मंथ की सेविंग आती रहेगी। और साथ ही सेविंग आपकी, अगर आपने प्रॉपरली सेविंग को भी इन्वेस्ट किया तो आपकी एक कंपाउंड भी होती रहेगी। तो इस तरीके से आपका एक प्रॉपर कह सकते हैं कि लमसम अमाउंट कलेक्ट भी हो रहा है, साथ ही साथ आप अपनी इच्छाएं भी पूरी कर रहे हैं और अपनी जो भी बेसिक नीड्स हैं उसको भी आप साइमल्टेनियसली लेकर के चल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपका बजट भी काफ़ी अच्छा होगा। साथ ही साथ मंथ के एंड में कभी आपको किसी तरीके की टेंशन नहीं होगी। और अगर
लाइफ में कोई भी कंटीजेंसी भी आती है, कंटीजेंसी से मतलब किसी का कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ मेजर मिसहैपनिंग होती है जिसमें हमको अचानक से फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस कंडीशन के लिए हम कहीं ना कहीं प्रिपेयर रहते हैं। तो इस तरीके के लिए हमें बजट को बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे से बनाने की ज़रूरत है। आपने बजट तो बना लिया और उस बजट को आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, कितना वो आपकी लाइफ में आपकी सैलरी पे एप्लीकेबल है, इसको हमें मंथली रिव्यू भी करना चाहिए। साथ ही साथ हमें देखते रहना चाहिए, हमें कैलेंडर में मार्क करके रखना चाहिए कि हमने जो मंथ में जिस तरीके से बजट बनाया था, जैसा हमने प्लानिंग की थी, उसके अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे हैं या नहीं। तो इसलिए हमें चीज़ों को प्रॉपर्ली कैलेंडर में मार्क करके और उसको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, उसको चेक करते रहना चाहिए कि हमारी जो भी प्लानिंग थी, वो प्लानिंग हमारी ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही है या नहीं। इसके लिए आप कोई भी बजट ट्रैकर ऐप भी ले सकते हैं। मनी कंट्रोल के पास बजट ट्रैकर का बहुत अच्छा ऐप है, उस पर भी आप जाकर के अपने बजट को ट्रैक कर सकते हैं, अपने बजट को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करते हैं। साथ ही साथ अगर आप इतना ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहते, तो आप खुद का एक अपना बजट बना करके, एक प्रॉपर सीट बना करके, रफ बजट बना के, और उसको भी आप रेगुलरली ट्रैक करके अपने को अच्छे से फाइनेंशियली ऑर्गेनाइज कर। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि बजट बना के हमें उसे भूल नहीं जाना चाहिए, बल्कि बजट को प्रॉपर्ली प्लान करके और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। हमारे मंथ का जो बजट होता है, वो हमको एक बहुत बेस प्रोवाइड करता है आगे की लाइफ को ऑर्गेनाइज करने में, आगे की लाइफ को प्लान करने में। बजट बनाने के साथ ही साथ हमारा जो बेसिक जो कह सकते हैं कि मेन एम होता है, वो होता है हमारे फाइनेंस को एक स्टेबलाइज कंडीशन में ला खड़ा करना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम बजट बनाएं और साथ ही साथ बजट को अच्छे से अप्लाई करें, और अच्छे से उसको अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, बजट बनाने में हमको हमेशा सेविंग को लास्ट में नहीं रखना चाहिए, और सेविंग को भूलना भी नहीं चाहिए। कई बार हम अपनी इच्छाओं और अपनी ज़रूरतों में कंफ्यूज हो जाते हैं, और इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा करते करते अपनी सेविंग को ही भूल जाते हैं। तो सेविंग को किसी भी मंथ में नज़रअंदाज करने की कोशिश ना करें। आप थोड़ा ही सेविंग करें। हो सकता है कि आपने 20% प्लान करके रखा था, किसी मंथ आपका 10% ही हुआ, किस तो नेक्स्ट मंथ कोशिश करें कि आप उस 10% को कॉम्पनसेट करें और 30% करें, क्योंकि सेविंग भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारे हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है, कह सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि अगर हमने ऑर्गेनाइज और इफेक्टिव बजट बनाया, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होगा, अभी नहीं बल्कि आने वाले टाइम में भी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस तरीके की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए समझदारी से इन्वेस्ट करें और समझदारी से